कि डॉक्टर अंबेडकर पर लेबल लगा दिया कि इन्होंने संविधान बनाया है, जबकि उन्होंने नहीं बनाया। 2 सितंबर 1953 को उन्होंने बयान दिया राज्यसभा में कि इस संविधान से किसी का भी भला नहीं होगा। देश के लोगों को ये घुट्टी पिला दी गई है, ये बाबा साहब का संविधान है, इससे न्याय ले लो। अगर ये संविधान निर्माता है तो सत्ता दलितों की होती, जो अंबेडकर साहब की रोज पूजा करते हैं। कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस संविधान से खुश नहीं थे कतई। ये तो केवल भारत के जो दलित हैं उनको बरगलाने के लिए झूठा प्रचार किया जा रहा है सरकारों के द्वारा। ये कहना बिल्कुल गलत है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, उनको निर्माता माना जाता है, बल्कि मैं समझता हूँ ये एक षड्यंत्र है। ये संविधान बनाया गया था देवताओं के लिए, लेकिन इस पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया है। जो कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी है इतनी है कि लोग मर जाते हैं, उनको न्याय नसीब नहीं होता। अब आते हैं आर्टिकल 25B पर। इसके द्वारा सिखों को हिंदू डिक्लेयर किया गया है। सिखों को ही नहीं बल्कि सिख, जैन और बौद्ध, ये तीनों हिंदू ही माने जाएंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उनको जवाब दिया, जैनियों के गुरु हुए महावीर स्वामी, उन्होंने कोई कोडिफाइड लॉ नहीं बनाया। बौद्धों के जो गौतम बुद्ध हुए, उन्होंने कोई कोडिफाइड लॉ नहीं बनाया। सिख गुरुओं ने भी कोई लॉ नहीं बनाया। हिंदुओं का लॉ है मनुस्मृति, इसलिए हम सब मनुस्मृति से ही गवर्न होंगे। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ इसमें। तो हिंदू मैरिज एक्ट आई, तो उसके अंदर हिंदू की डेफिनेशन है, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध सब हिंदू हैं। संविधान सभा का गठन हुआ, उसका मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया। भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए। पाकिस्तान धर्म की बुनियाद पर बना। तो जो संविधान निर्माता थे उनके दिलो दिमाग में यही बात थी कि हम तो धार्मिक स्टेट बनने जा रहे हैं, धर्म के आधार पर संविधान बन रहा है, इसलिए संविधान के अंतर्गत उन्होंने कोई सेकुलर के लिए कोई प्रोविजन नहीं किया। राम मंदिर बनके तैयार हुआ, सरकार ने बनवाया, बहुत ऐसा बहाया पानी की तरह। क्या सेकुलर स्टेट में ऐसा होता है? सरकार का डाटा है, 81 करोड़ लोगों को वो राशन पानी दे रहे हैं हर महीने। सरकार राशन दे रही है, तो एक तरह से लोग 81 करोड़ लोगों को तो उन्होंने भिखारी बना दिया। गरीबी बहुत है, लोग भुखमरी के शिकार हैं। गरीबी की वजह से लोगों पर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं और देश में भयंकर जातिवाद है। तो ये सारी चीजें हैं, इस संविधान की वजह से ही है। ये इंडिया की जो आज़ादी है हमने जबरदस्ती से नहीं ली है, बल्कि इसके लिए अंग्रेजों ने बाकायदा एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया। उसमें स्पष्ट लिखा है, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर डोमिनियन स्टेट। इसका मतलब होता है कि एक बड़े राज्य के अधीन छोटे राज्य की स्वतंत्रता। तो भारत और पाकिस्तान जो स्टेट हैं दो, ये आज भी ब्रिटेन के अधीन हैं। आज भारत पूरी तरह से आर्थिक तौर पर गुलाम है, सामाजिक तौर पर गुलाम है, धार्मिक तौर पर गुलाम है। आप अपने हक अधिकारों की बात उठा नहीं सकते, सरकार वहीं आपको दबोच देगी। हाल ही ਦੇ ਵਿੱਚ गणतंत्र दिवस लंघ के गया, लंघे कल गणतंत्र दिवस सी और गणतंत्र दिवस खास करके की अहमियत रखता है, इसकी होंद की हैगी है, गणतंत्र दिवस किहनूं कहंदे आ। भारत वास्ते तो जरूरी है क्योंकि गणतंत्र ने एक गणराज का मुੱਢ बन्निया सी, पर उस गणतंत्र नूं लैके खास करके पंजाब दे अंदर वसदे या फिर पूरे विश्व दे विच वसदे जिहड़े सिख कौम दे बाशिंदे ने, उन्हां दे वास्ते यह गणतंत्र की अहमियत रखता है। भारतीय गणतंत्र खास करके सिखां दे वास्ते की अहमियत रखता है, ये गल जाननी बहुत जरूरी है। तो इस वास्ते एक इहो जी शख्सियत नाल तुहानूं मिलाण जा रहे हैं जो आप एक वकील रह चुके ने, पर हुण अपने एक मिशन दे उत्ते उतरे हुए। सरदार दिनेश सिंह जी, आप MP दे रहण वाले ने, फिलहाल दिल्ली रह रहे ने, पर इस वेले पंजाब आए हुए ने और उन्होंने संविधान नूं लैके इहो जिहियां गल्लां कीतियां ने जो कि एक बार तां दिमाग हिला के रख देणगियां, रूह हिला के रख देणगियां। गणतंत्र की है, गणराज की है, ये जान लैंदे आ। दिनेश सिंह जी, बड़ा शुक्रिया तुसीं समां दित्ता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अच्छा, गणतंत्र बारे गल कर रहे सी असीं, तुसीं स्पीच दित्ती गणतंत्र दे उत्ते, मैं उसे बारे गल करनी चाहुंदा आ। भारतीय गणतंत्र खास करके सिख कौम ਲਈ किस तरह की अहमियत रखता है, ये जानना चाਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ स्पीच ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਟੁੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ गणराज, ਭਾਰਤੀ गणतंत्र सिख कौम ਦੇ ਵਾਸਤੇ किस तरह अहमियत रखता है। जी वीर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सवाल केवल सिखों के लिए ही नहीं बल्कि हम पूरे देशवासियों को मद्देनजर रखते हुए इस सवाल को देखें तो जो भारत का संविधान बने हुए लगभग 75 साल के करीब हो गए, 74-75 साल हो गए। तो इससे
परिवर्तन क्या हुआ ये देखना बहुत जरूरी है। इस संविधान से पहले व्यवस्था क्या थी, आज व्यवस्था क्या है, इस पर विचार करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में एक स्टेटमेंट दिया और ये उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को जिस दिन ये संविधान लागू होगा उस दिन हम राजनीतिक तौर पर तो समान होंगे, एक आदमी का एक वोट और एक वोट की एक कीमत होगी, लेकिन हम सामाजिक और आर्थिक तौर पर गैर बराबरी का जीवन जीना स्वीकार करेंगे। यदि इस गैर बराबरी को शीघ्र नहीं मिटाया गया तो वे लोग जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के शिकार होंगे आने वाले समय में इस संविधान को ध्वस्त कर देंगे। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाह रहे थे कि सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए थी, जो संविधान के द्वारा खत्म नहीं की गई। कहने का मतलब ये हुआ उनके कि सामाजिक तौर पर गैर बराबरी का मतलब है कि जातिवाद रहेगा, जातियां ज्यों की त्यों रहेंगी। आर्थिक गैर बराबरी का मतलब है अमीरी और गरीबी रहेगी। आज आप देख रहे हैं सरकार का डाटा है 81 करोड़ लोगों को वो राशन पानी दे रहे हैं हर महीने, सरकार राशन दे रही है। तो एक तरह से लोग 81 करोड़ लोगों को तो उन्होंने भिखारी बना दिया कि वो अपने खाने के लिए अनाज इकट्ठा नहीं कर, इतना पैसा नहीं है कि वो अनाज खरीद सके। तो सरकार ने एक तरह से उनको कहाँ लाके खड़ा कर दिया। वो एक तरह से हर महीने राशन की दुकान पर पहुंच जाते हैं राशन लेने के लिए। उन्हें शिक्षा से कट ऑफ कर दिया, उन्हें एक तरह से पंगु बना दिया आर्थिक तौर पर। तो ये चीज़ हमको देखनी चाहिए कि 81 करोड़ लोग क्या हालत बना रखी है देश की। तो देश भयंकर गरीबी से जूझ रहा है। अमीरी बहुत है लेकिन गरीबी बहुत है। लोग भुखमरी के शिकार हैं। गरीबी की वजह से लोगों पर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं और देश में भयंकर जातिवाद है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस संविधान की वजह से ही है और इनको जो सरकार है अभी तक रही उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसको और बढ़ाया है। भारत की जो राजनीति है जाति आधारित राजनीति बना दी है। तो जातियों में ये पूरा देश इस तरह से झगड़ गया है, ये संविधान के द्वारा झगड़ा गया है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? जी, ये कहना बिल्कुल गलत है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उनको निर्माता माना जाता है। बल्कि मैं समझता हूँ ये एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र इस बात का है कि डॉक्टर अम्बेडकर पर लेबल लगा दिया कि इन्होंने संविधान बनाया है, जबकि उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने स्पष्ट कहा 2 सितंबर 1953 को उन्होंने बयान दिया राज्यसभा में कि इस संविधान से किसी का भी भला नहीं होगा। मुझे अवसर मिले तो सबसे पहले मैं इसमें आग लगाऊंगा। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। इस संविधान में जो कुछ भी लिखा मैंने अपनी इच्छा के विरुद्ध किया। ये डॉक्टर अम्बेडकर की स्पीच है, बयान है 2 सितंबर 1953 का। इसका स्पष्टीकरण उन्होंने 19 मार्च 1955 को दिया और राज्यसभा में एक बार फिर आया था सवाल कि आप तो कह रहे थे कि संविधान को जलाएंगे। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं उस समय जल्दबाजी में था, कारण नहीं बता पाया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। फिर उन्होंने बताया कि ये संविधान बनाया गया था देवताओं के लिए, लेकिन इस पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए इसे ध्वस्त करना ही होगा। ये उनका स्टेटमेंट था। और एक स्टेटमेंट उन्होंने 22 दिसंबर 1952 को दिया, जब पूना की जिला लाइब्रेरी का उद्घाटन कर रहे थे। उस दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वर्तमान संविधान को लेकर लोग काफ़ी जोशपूर्ण हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं उन लोगों में शामिल होने के लिए तैयार हूँ जो वर्तमान संविधान को खत्म करके उसकी जगह नया संविधान लिखना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस संविधान से खुश नहीं थे कतई। ये तो केवल भारत के जो दलित हैं उनको बरगलाने के लिए ये झूठा प्रचार किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, लोगों के द्वारा, कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता है। अगर ये संविधान निर्माता है तो सत्ता दलितों की होती, जो अम्बेडकर साहब की रोज पूजा करते हैं, उनको अपना मसीहा समझते हैं। देश के शासक फिर वो होने चाहिए थे। इसका मतलब ये है कि ये जो लोग मनुस्मृति से शासन कर रहे थे वही लोग इस संविधान से सत्ता में बैठे हुए हैं। जब ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इक्वलिटी की बात कही और उन्होंने ये बात कही कि देश के जितने भी उत्पादन के संसाधन हैं वो सब सरकार के अंडर में होने चाहिए। उन्होंने इसके लिए 15 मार्च 1947 को एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके संविधान सभा को भी दिया था, जिसे राज्य और अल्पसंख्यक के नाम से जाना जाता है।
उसमें स्पष्ट है कि जो कृषि भूमि है, बीमा, बैंक, उद्योग, कारखाने, फैक्ट्री, सब कुछ सरकार के अंडर में होगी। इसके बदले में सरकार सबको फ्री शिक्षा देगी, रोजगार की गारंटी देगी और स्वास्थ्य की सेवाएं देगी। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। उनका जो संविधान था असली, स्टेट एंड माइनॉरिटी, वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और झूठा प्रचार किया जाता है कि ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का है। बाबा साहब के साथ में एक और बहुत बड़े क्रांतिकारी लीडर हुए, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। पेरियार साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये संविधान मनुस्मृति की ही व्यवस्था को स्थापित करता है। इस संविधान से जाति व्यवस्था जो की तो स्थापित है, इस संविधान से वर्ण व्यवस्था स्थापित है, इस संविधान की वजह से ही हिंदुत्व का बोलबाला है। इसलिए इस संविधान में वे प्रावधान जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को बचाते हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। सरकार से उन्होंने पहले बहुत अपील की लेकिन नहीं मानी, तो उन्होंने 26 नवंबर 1957 को अपने दर्शकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ में संविधान के वे प्रावधान जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को बचाए रखते हैं उनको जलाया था। और पेरियार साहब 10,000 समर्थकों के साथ जेल भी गए, जिसमें से 16 लोगों की जेल के अंदर डेथ भी हुई। पेरियार साहब ने कोई भी अपील करने से, दलील देने से मना कर दिया और जज साहब को यह कहा था कि तुम्हें जो उचित लगती हो वो सजा हमको दो। उन्होंने कोई वकील भी नहीं किया। उनका बहुत बड़ा मूवमेंट था। लेकिन देश इस सच्चाई से अभी अवगत नहीं है। देश के लोगों को ये घुट्टी पिला दी गई है, ये बाबा साहब का संविधान है, इससे न्याय ले लो, जबकि मिलता है नहीं। आप जानते हैं कि जो कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी है इतनी है कि लोग मर जाते हैं, उनको न्याय नसीब नहीं होता। तो जो इस संविधान की जो व्यवस्था है पूरी तरह से सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था है, इसको समझना पड़ेगा। अच्छा, चलो ये मान लेने आ जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਪਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਤੇ ਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ 25B ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 25B ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? चलिए, आपके पहले जो आपने बात कही जाति वर्ण, उस पर बात करते हैं। आपने कहा कि जो निर्माण की समितियां थी विभिन्न, वैसे तो 6 समिति थी प्रमुख रूप से। केंद्रीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी मूल अधिकार अल्पसंख्यक कबायली क्षेत्र समिति और शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक समिति थी संविधान सभा कार्य संचालन समिति और इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। 6वीं समिति थी जो 29 अगस्त 1947 को बनाई गई, वो थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर बनाए गए। लेकिन बात यह है कि जो शुरू की 4 समितियां थीं, केंद्रीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यक कबायली क्षेत्र समिति और शक्ति समिति, इन चारों समितियों ने ही संविधान के लिए पूरी रूपरेखा तैयार की। और इसके लिए उन्होंने वी.एन. राव को अन्य देशों के संविधान का अध्ययन करने भेजा। वी.एन. राव ने बहुत एनालिटिकल स्टडी की, सबकी कंपैरेटिव स्टडी करके संविधान बनाया। उन्होंने कच्चा ड्राफ्ट बनाया। उस कच्चे ड्राफ्ट में 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां थी। जो कच्चा ड्राफ्ट था वी.एन. राव ने जो बनाया, वह ड्राफ्ट ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया और ड्राफ्टिंग कमेटी से कहा गया कि संविधान सभा जो जो आर्टिकल पास करेगी, जो जो अमेंडमेंट करेगी, आपको वो इसमें अमेंडमेंट करने। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम केवल व्याकरण की अशुद्धियां और लिखने पढ़ने का काम था। आर्टिकल कोई भी पास होता था संविधान सभा के अंदर, वो तो मेजोरिटी से पास होता था। संविधान सभा के अंदर बहुमत था, वो कांग्रेसियों का बहुमत था, तो कांग्रेसियों ने अपने हिसाब से बनाया। अब दूसरी बात पर आता हूँ। आपने कहा कि इसमें जाति और वर्ण, जो संविधान है, ये संविधान मनुस्मृति का ही एडवांस वर्जन है। संविधान के अंतर्गत जाति और वर्ण व्यवस्था को एस्टेब्लिश किया गया है। कैसे किया गया है, इसे समझते हैं। जो मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसको मॉडिफाई करके नई वर्ण सिस्टम लाया गया, न्यू वर्ण सिस्टम, जिसे हम जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कहते हैं। तो जो पहले 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनको तीनों को एक करके जनरल बना दिया। जो शूद्र थे उनको एससी, एसटी, ओबीसी 3 भागों में तोड़ दिया गया।
इस तरह से नई वर्ण व्यवस्था ये आ गई। पहले मनुस्मृति के समय में जातियां थी, ठीक है ना, आज भी जातियां हैं, बल्कि और एडवांस तौर पर है। अगर कोई व्यक्ति किसी जाति का है तो सरकार कहती है कि अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाओ, जाति का सर्टिफिकेट बनवाओ। लोग तहसीलदार और एसडीएम के माध्यम से कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं। ये एक तरह से कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम को अपडेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं आर्टिकल 25B पर, जो आपने कहा, इसके द्वारा सिखों को हिंदू डिक्लेयर किया गया है। सिखों को ही नहीं, बल्कि सिख, जैन और बौद्ध, ये तीनों हिंदू ही माने जाएंगे। इसका क्लैरिफिकेशन तब हुआ जब हिंदू कोड बिल को डॉक्टर अंबेडकर लेके आए। तो हिंदू कोड बिल लाने से पहले सिखों के प्रतिनिधि, जैनियों के और बौद्धों के प्रतिनिधि उनसे मिले। सिखों की ओर से सरदार हुकुम सिंह जी मिले उनसे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उनको जवाब दिया, ये कहा कि देखिए, जैनियों के गुरु हुए महावीर स्वामी, उन्होंने कोई कोडिफाइड लॉ नहीं बनाया। बौद्धों के जो गौतम बुद्ध हुए, उन्होंने कोई कोडिफाइड लॉ नहीं बनाया। सिख गुरुओं ने भी कोई लॉ नहीं बनाया। हिंदुओं का लॉ है मनुस्मृति, इसलिए हम सब मनुस्मृति से ही गवर्न होंगे। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ इसमें। तो जब हिंदू कोड बिल आया, उसको टुकड़ों में पास किया गया। तो हिंदू मैरिज एक्ट आई, तो उसके अंदर हिंदू की डेफिनेशन है। हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध सब हिंदू हैं, लिंगायत भी उसमें शामिल है। तो हमें कानूनी तौर पर हिंदू बनाया गया है, जबकि हम हिंदू है नहीं। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 25B ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ और आपको एक जानकारी और बता देता हूँ, जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उनके समय में संविधान की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति की रिपोर्ट पिछले साल 2023 में पब्लिश हुई, आउटलुक में भी पब्लिश हुई, जो मैगजीन निकलती है। उसमें ये रिकमेंड किया गया कि आर्टिकल 25 के स्पष्टीकरण 2, जिसमें जैन, सिख, बौद्धों को भी हिंदू घोषित कर रखा है आप लोगों ने, इनको अलग अलग सेपरेट रिलीजन, इनके लिए अलग अलग लॉ बनाया जाए तो ठीक रहेगा। अगर उसकी रिपोर्ट है उसको मान लिया जाए और उसको लागू कर दिया जाए, तो हम जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत सब हिंदू फोल्ड से बाहर आ जाएंगे जी। ਜੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਵਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ मतलब ਹੋਇਆ? देखिए वीर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो सेकुलर शब्द है, एक संविधान में था ही नहीं। जब संविधान सभा बनाई गई, संविधान सभा का गठन हुआ, उसका मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया। भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए। पाकिस्तान धर्म की बुनियाद पर बना। टू नेशन थ्योरी, जो विनायक दामोदर सावरकर, जो सावरकर की थ्योरी थी, टू नेशन, हालांकि ये थ्योरी दयानंद की थी, इसी थ्योरी को सावरकर ने आगे बढ़ाया। इसी को डॉक्टर अंबेडकर ने एक किताब लिखी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उसमें उन्होंने वकालत की जोरदार, और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के नक्शे भी बनाए, खासतौर पर बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए। तो जो टू नेशन थ्योरी थी, उसके व्याप पर मुस्लिमों को पाकिस्तान मिल गया, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया। उसी दौरान संविधान बन रहा था, क्योंकि संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक है ना। 46 और डिवीजन होता है 47 में, आज़ाद भी 47 में हो रहा है इंडिया। इसी दौरान संविधान बन रहा है। तो जो संविधान निर्माता थे, उनके दिलो दिमाग में यही बात थी कि हम तो धार्मिक स्टेट बनने जा रहे हैं, धर्म के आधार पर संविधान बन रहा है। इसलिए संविधान के अंतर्गत उन्होंने कोई सेकुलर के लिए कोई प्रोविजन नहीं किया, बल्कि आप आर्टिकल 290 का, जो बाद में जोड़ा गया, उसको भी पढ़ेंगे तो उसमें सीधा सीधा डायरेक्शन है कि तमिलनाडु राज्य की सरकार और केरल राज्य की सरकार की जो संचित निधि है, उसमें से एक निश्चित धनराशि हिंदुओं के मंदिरों और पवित्र स्थानों को जाएगी। इस आर्टिकल को पढ़ने से क्लियर हो जाता है कि ये सेकुलर स्टेट नहीं है। और वर्तमान की घटना देख लीजिए, राम मंदिर बनके तैयार हुआ, सरकार ने बनवाया, बहुत पैसा बहाया पानी की तरह। क्या सेकुलर स्टेट में ऐसा होता है? नहीं होता। तो इंडिया एक अघोषित रूप से हिंदू राष्ट्र है। इसको ये जो भी जितने भी ब्राह्मणवादी लोग हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, ये सिर्फ केवल और केवल लोगों को गुमराह करने के लिए स्टेटमेंट देते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अरे भाई, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक सब हिंदू हैं। पूरा कंट्रोल मीडिया पर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सरकार, हर चीज़ पर उनका कब्जा है।
तो और कैसा हिंदू राष्ट्र होता है? हिंदू राष्ट्र तो है ही जी। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? वीर जी ये इंडिया की जो आज़ादी है, ये आज़ादी कोई हमको लड़ाई लड़के जीत के नहीं मिली है, हमने ज़बरदस्ती से नहीं ली है, बल्कि इसके लिए अंग्रेज़ों ने बाकायदा एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया। ये जुलाई 1947 में पास हो गया था। इसके बाद ये बाद में लागू हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उसमें स्पष्ट लिखा है इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर डोमिनियन स्टेट। इसका मतलब होता है कि एक बड़े राज्य के अधीन छोटे राज्य की स्वतंत्रता। तो भारत और पाकिस्तान जो स्टेट हैं दो, ये आज भी ब्रिटेन के अधीन हैं। और जो आज़ादी है ये लीज पर है, इस तरह से लीज पर है कि इसके लिए एक ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ। जो पावर मिली हुई है इंडिया को, वो एक एग्रीमेंट के तहत मिली हुई है और ये 99 वर्षों की लीज पर है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਜਿਹਦਾ ਕਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ये कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखेंगे तो अभी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसको रिपील नहीं किया गया है, वो जो कि तो एग्जिस्टेंस में है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वो भी एग्जिस्टेंस में है, यानी अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान आज भी अस्तित्व में है। इसका मतलब क्या होता है कि अंग्रेजों का संविधान 1935 का वो लागू है। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ। नहीं नहीं नहीं, वो लागू है आज भी। भारतीय न्याय संहित आ गया बिहार। नहीं, नहीं, वो एक नया लॉ बनाया है। मैं ये कह रहा हूँ जो भारत का संविधान बना है उससे पहले का अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1935, वो लागू है अभी, वो खत्म नहीं हुआ है। जब वो लागू है वो तो अंग्रेजों का था, ब्रिटेन ने लागू किया था इंडिया में, तो भारत आज भी उसी के अधीन है कानूनी तौर पर देखा जाए तो जी। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣਗੇ? ये तो वैसे ही खुशियाँ मना रहे हैं अपनी आज़ाद हम बार जो झंडा चलाया जाता है। वैसे भी देखा जाए हम उसकी बात नहीं करते। क्या भारत का हर एक नागरिक आज़ाद है? आज भारत पूरी तरह से आर्थिक तौर पर गुलाम है, सामाजिक तौर पर गुलाम है, धार्मिक तौर पर गुलाम है, हर तरीके से लोगों को स्लेव बना रखा है। आप अपने हक अधिकारों की बात उठा नहीं सकते, सरकार वहीं आपको दबोच देगी। तो गुलाम तो बना रखा है। आज लोगों को देखें, मैंने बताया कि 81 करोड़ लोग हैं, उनको सरकार हर महीने राशन देती है, अनाज देती है। वो लोग गुलाम नहीं है, वो आर्थिक तौर पर गुलाम है 81 करोड़ लोग, कि वो अपने खाने पीने के लिए राशन पानी नहीं खरीद सकते, वो अच्छे होटल में जाके खाना नहीं खा सकते, अच्छे कपड़े ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन सकते, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। आर्थिक गुलामी है ये, और ये गुलामी नहीं इसे गुलामी नहीं कहेंगे आप, ये भी तो गुलामी है। सामाजिक तौर पर गुलाम है। सामाजिक तौर पर भारत 6743 जातियों में बटा हुआ है, तो सामाजिक तौर पर भी देश में भयंकर जातिवाद है, गुलामी है। जो दबी कुचली जातियों के लोग हैं वो भी आज गुलामी का जीवन जी रहे हैं, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा शोषण, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न है पूरे देश में। एक तरह से आतंकवाद फैला हुआ है, उसको समझना पड़ेगा। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਫਲਡ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਣਤੰਤਰ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। Subscribe to One India channel and never miss an update.